मेरे शौहर ने मुझे कहा कि इस बच्ची का डीएनए करवाएंगे। मैंने खींच के थप्पड़ मारा उसके मुंह पे और खुला ले ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको दो ऐसी फैमिलियों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि यूरोप में मुकीम थी। अब ये यूरोप की कहानी है तो वहां पर दो पाकिस्तानी फैमिलियां, एक तरफ लड़के वाले एक तरफ लड़की वाले। दोनों में से लड़के वालों को लड़की पसंद आ जाती है और शादी हो जाती है। लड़की का नाम फरवा होता है और लड़के का नाम मजीद होता है। फरवा की शादी मजीद से हुई और हंसी खुशी उनका जिंदगी जो है वो चलने लगी। अब फरवा जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हुई है तो उसके बाद जो मजीद था उसकी ख्वाहिशात कुछ अजीबोगरीब थी। मजीद जो था वो अक्सर कहता था कि हमारे यहाँ पहली औलाद जो है वो बेटा होना चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए, पहली क्या आखिरी औलाद भी बेटा ही होनी चाहिए। फरवा इस चीज से बड़ी परेशान थी। औरत क्या कर सकती है? औरत के इख्तियार में तो नहीं है कि वो बेटी या बेटा पैदा करे, ये तो अल्लाह की रजा है, अल्लाह जो चाहे जिसको दे। अब मजीद की ये ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा था तो मजीद जो है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप बना रहा था कि हमारे घर बेटा होगा। उसने बाज़ार से लड़कों की तस्वीरें लेके वो कमरे में लगा दी बच्चों की, और बीवी के साथ बातें करनी, उसकी नाक ऐसी होगी, उसका मुंह ऐसा होगा, उसके कान ऐसे होंगे, हमारा बेटा ऐसा होगा, हम ये नाम रखेंगे। अब फरवा इस चीज़ से बड़ी परेशान हो रही थी। फरवा परेशान थी कि ये क्या हो रहा है, अगर बेटी हो गई तो फिर क्या होगा। अब उसने ये सारी बात अपनी नंदों से, अपनी सास से की कि उसको समझाएं कि बेटी और बेटा जो है वो अल्लाह की देन है। उन्होंने कहा जी हम इसमें क्यों पढ़ें, ये तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब उनकी कई बार इसी बात पे नोक झोंक भी हो जाती थी। तो जो मजीद था वो किसी सूरत बेटी को कबूल नहीं कर रहा था। अब एक दिन डॉक्टर के पास से निकले तो इसी बात पे फिर उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, घर पहुंच गए। अब मजीद कहे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, फरवा कहे कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, जो अल्लाह देगा वही हमें मंजूर है। अब मजीद के अल्ट्रासाउंड करवाने के पीछे क्या लॉजिक थी, वो हो सकता है कि चाहता हो कि अगर बेटी हुई तो इसको वॉशरूम करवा देंगे, लेकिन फरवा ना मानी। उसने कहा ऐसे ही चलेगा, बेटी हुई या बेटा हुआ, जो अल्लाह ने दिया वही कबूल है। लेकिन कहीं ना कहीं फरवा जो है वो डर रही थी। उसने अपने भाई कासिम से कहा कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाती है तो वहां से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में आता है कि आपके यहाँ बेटी पैदा होगी। इस वक्त उसको दो झटके लगे, एक खुशी का और एक गम का। खुशी का झटका ये था कि वो माँ बनने वाली है और उसके घर उसकी बेटी पैदा होगी जो उसके सुख दुख को सुनेगी। दूसरा झटका ये था कि उसका शौहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहता है, उसको बेटियों से नफरत है। वो फिर एक दिन घर से निकलते हैं शौहर के साथ गाड़ी में, तो ये बात को छेड़ती है। उससे कहती है कि अगर हमारे यहाँ बेटी हुई तो फिर क्या मसला है। अब वो थोड़ा सा तैश में आता है मजीद और कहता है कि बेटी बेटी मैं किसी सूरत कबूल नहीं कर सकता। बेटियां जो हैं ये गलत होती हैं, ये गुनाह को दावत देती हैं। अब मजीद से उसने कहा कि देखो मैं भी बेटी हूँ, औरत हूँ, तुम्हारी माँ भी औरत है, तुम्हारी बहन भी औरत है। उसने कहा इनको छोड़ के बाकी जिन लोगों के दरमियान में हम रह रहे हैं यहाँ पर सारा का सारा सीन ही ऐसा चल रहा है। जितनी भी बेटियां होती हैं उनके अजीबोगरीब काम होते हैं। अब जो मजीद की बीवी थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी भी थी, डिग्री होल्डर थी। उसने बड़े तरीके से उसको कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो कायल ना हुआ। करते करते वो टाइम आ गया जब डिलीवरी होनी थी। हॉस्पिटल में थे, लड़की के माँ बाप भी हॉस्पिटल में, लड़की के ससुराल वाले भी, शौहर भी, सब हॉस्पिटल में। जब डॉक्टर्स ने बताया कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है तो मजीद जो है वो बेटी को देखे बिना ही घर की तरफ निकल गया। और मजीद के वालदैन, बहनें, वो भी ऐसे ही हल्का सा मुंह बनाया और चली गई। अब फरवा जो थी उसके वालिद ने बेटी को लिया और अपने घर चले गए। हमारे पाकिस्तान में जैसे रिवाज है कि जो 40 दिन होते हैं, जो छिला होता है वो माँ बाप के घर करती है लड़की। तो उन्होंने जब 40 दिन पूरे हुए तो उसके बाद उन्होंने बेटी को रुखसत करने के लिए कुछ सामान तैयार किया। वो अपनी जो बेटी की बेटी थी नवासी, उसके लिए कुछ खिलौने, उसके लिए एक सोने का हार, और उसकी नानी के दादी के लिए बालियां, उनकी जो उसकी जो खाला थी उनके लिए, फुफ्फो जो थी उनके लिए बालियां। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने तैयार की। तैयार करने के बाद जब मजीद को फ़ोन किया कि मजीद तुम आओ और अपनी बीवी को ले जाओ, उसने कहा जी मैं तो मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता, आप खुद छोड़ जाए। अब कासिम जो कि फरवा का भाई था उसने फरवा को लिया और लेकर उनके घर छोड़ आया। घर पहुंचे तो उसकी जो नंदे थी और उसकी सास थी उन्होंने सरासर सा आके देखा, बच्ची को उठाया तक नहीं। उठाने का बहाना भी नहीं किया और कमरे से चली गई। कोई ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया कि ये बच्ची बहुत खूबसूरत है, ये कैसे है। अब फरवा सारा दिन इंतज़ार करती रही मजीद का कि मजीद शाम को आएगा तो उससे
देखूंगी, उसको बताऊंगी कि आपकी बेटी बिल्कुल आप जैसी है, आपसे इसकी नाक भी मिलती है, चेहरा भी मिलता है। मजीद घर आया, खाना खाया तो खाना खा के लेटने लगा, बेटी की तरफ नहीं गया। कैसा जालिम इंसान था। परवा ने बात छेड़ी, उसने कहा अपनी बेटी को नहीं देखेंगे, देखें बिल्कुल आप जैसा चेहरा है, आप जैसी आंखें हैं, आप जैसी नाक है। मजीद बिस्तर से उठा, उठ के जाके बेटी के झूले के पास खड़ा हुआ, और कैसा बेगैरत बाप था कि बेटी के झूले के पास खड़ा हुआ और वापस पलट आया और बेगम को कहता है कि मैं इसका डीएनए करवाऊंगा। अब जो फरवा थी वो कहती है कि मेरे सर के ऊपर ऐसे था जैसे लोगों ने हजारों बम फोड़ दिए हैं। ये बेटी का डीएनए नहीं था, ये मेरा करैक्टर के ऊपर सवाल था कि इसने कहा क्या है। कहती मैं खामोश रही, सारी रात गुजर गई रोते हुए कि मेरा शौहर मेरे साथ कैसी बदतमीजी वाली बात कर रहा है, कैसी अजीबोगरीब बात कर रहा है, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। मैंने सारी जिंदगी सकाफ लिया, स्कूल गई, एक इस्लामी तरीके के साथ जिंदगी गुजारी ताकि मेरे माँ बाप के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और इसने मेरे माँ बाप के और मेरे करैक्टर के ऊपर सीधी सीधी उंगली उठा दी थी। अगले दिन हम लोग तैयार हुए, बच्ची को लिया, मैं साथ बैठी हूँ, गाड़ी में बैठे हैं, चले गए। डीएनए करवाया, मैं खामोश रही। कुछ टाइम लगा, डीएनए की रिपोर्ट आई। जब रिपोर्ट आई, हम रिपोर्ट लेने गए, मैं गाड़ी में ही बैठी थी, मुझे तो पता था कि रिपोर्ट का रिजल्ट क्या आना है। जब ये गाड़ी में आया, इसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, तो मैंने इससे पूछा कि ये बेटी किसकी है, तो ये खामोश रहा। मैंने वहीं से अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया कि अम्मी अब्बू आप सारे इकट्ठे होकर ना इधर आ जाएं हमारे घर। जब हम घर पहुंचे तो वो पहले से ही घर में पहुंचे हुए थे, और साथ ही मैंने 15 पे कॉल कर रखी थी, जो कि मजीद को मालूम नहीं थी। 15 पे कॉल की हुई थी। मजीद ने जब देखा सब आए हुए हैं तो ये गुस्से में आ गया। बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करता, मैं मौका दे रही थी कि ये मेरे बोलने से पहले खुद ही बोल पड़े तो अच्छी बात है, चाहे घुमा फिरा के जैसे भी बोले। लेकिन उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया और कह दिया कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। मैंने उसे कहा नहीं, तुम क्या पुलिस को बुलाओगे, पुलिस मैंने बुलाई हुई है। जैसे ही पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो मैंने इसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा। बस मुझे याद है कि एक मारा, उसके बाद मैंने गिनती नहीं की कितने थप्पड़ मैंने इसको मारे। ये आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा था, खामोशी से खड़ा मेरे थप्पड़ खा रहा था। और मैंने उसी वक्त इसे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने अपने वालिदैन को कहा कि ठीक है, ये हम चलते हैं घर। और मेरे वालिदैन ने भी बड़े हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ मुझे ये कह लें कि सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ऐसे शख्स के साथ रहने की क्या फ़ायदा जो तुम्हारे करैक्टर के ऊपर यकीन नहीं कर रहा, जिसे ये है कि ये बेटी तुम्हारी नहीं है, बेटी इसकी नहीं है। मैं अपने घर चली गई, मैंने जाकर इसके साथ खुला का दावा किया, तलाक ली, और उसके बाद मैंने अपनी एक दोस्त से सारी कहानी शेयर की। उसने मुझे एक सीवी एक मतलब लिंक भेजा, उस पर उन्होंने कहा कि आप अप्लाई कर दें। अब मैं वहाँ से पेरिस आ गई, पेरिस अप्लाई किया, अप्लाई करके वहाँ जॉब करना शुरू कर दी। और जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ पर एक फ़लस्तीनी डॉक्टर रहता था, उस डॉक्टर के साथ मेरी शादी हो गई। अब हम लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज उस दिन को नहीं भूलती जब मैंने वो फैसला लिया था। और उसने कहा कि अदनान भाई, आप भी अपने पाकिस्तान में बच्चियों को इस तरह से तैयार करें कि वो अपने फैसले ले सकें। आपकी बेटी को जब आपका दामाद पहली बार मारे तो उसके हाथ तोड़ दो। बिला वजह मारना कितना गलत है। हाँ, औरत की कोई गलती है, उसको समझाओ। लेकिन औरतों को भी मैं यहाँ पर नसीहत करना चाहूँगा कि बार बार मर्दों को चिड़चिड़ा ना बनाएं, एक ही बात को बार बार ना किया करें। यहाँ पर वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन बशीर की ज़हनियत कैसी थी, जिसे अपनी ही बीवी के साथ गुजारे हुए लम्हों के ऊपर यकीन नहीं था, वो मेडिकल की तरफ चला गया। हम लोग, ये एक फरा की कहानी नहीं है, ये हर पाकिस्तानी लड़की की कहानी है जो यहाँ से शादी करके यूरोप जाती है। वो तो दोनों फैमिलियां वहीं रह रही थी ना, लेकिन जो पाकिस्तान से लड़कियां शादी करके वहां जाती हैं, उनके साथ यही सारे मसाइल होते हैं। वो बेचारी परेशान होती हैं, माँ बाप को बता नहीं सकती, आगे जो अजाब उनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है वो झील रही होती हैं और दुआ कर रही होती हैं कब उनको मौत आ जाए। मैं फिर से वालिदैन से कहूँगा कि अपनी बच्चियों के ऊपर जुल्म ना करें, उनको इतना ज़रूर पढ़ा लिखा दें कि वो आने वाले टाइम में अपने फैसले खुद ले सकें और अपने लिए कुछ ना कुछ रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। मजीद के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।